सीरियल मैंने 15 सीरियल किए हैं भाभी जी घर पर आने से पहले, पर मैंने ये सोच लिया था कि मुझे फिल्म एक्टर बनना है, टीवी एक्टर नहीं बनना है। मेरा जो कैरेक्टर था वो बहुत अनयूजुअल था। आज तक कभी भी वर्ल्ड टेलीविजन में ऐसा कैरेक्टर नहीं आया। सक्सेना का जो कैरेक्टर है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं खुद को फील करता हूँ कि मैं सक्सेना हूँ। मुझे सचमुच दर्द में मज़ा आता है, रियल लाइफ में भी। वाकई? हाँ, मुझे याद है कि मैं पिताजी का चुनाव प्रचार किया करता था। छोटा सा बच्चा 8 साल का, मैं रिक्शे पे बैठ के मोतिहारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार महाकवि राज नारायण वर्मा को भारी मतों से विजयी बनाएं। मुझे पिताजी बहुत प्रमोट करते थे। वो कहते थे कि हरिवंश राय बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन बना, मैं बहुत महान कवि हूँ, मेरा बेटा जो है वो बहुत बड़ा एक्टर बना। उसमें मेरी शुरुआती सैलरी 17,000 थी। 7 ईयर्स में वो सैलरी 3.5 लाख हो गई। अगर मैंने वो नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज शायद मेरा पैकेज 5 करोड़ के आसपास होता। जिंदगी में जब भी उतार आता है, परेशानी आती है, तो मैं आंखें बंद करती हूँ और एक एक्टर को याद करती हूँ और कहती हूँ आई लाइक इट, और फिर सब कुछ बदल जाता है और मैं अपना काम अच्छे से और बेहतरीन तरीके से करने लगती हूँ। मैं याद करती हूँ सानंद वर्मा जी को, जो कि भाभी जी घर पे है, जिन्होंने एक डायलॉग बोला है आई लाइक इट। जब जब उन्हें दर्द मिलता है वो बार बार एक डायलॉग बोलते हैं आई लाइक इट, और उसे एंजॉय करते हुए सब कुछ चेंज कर देते हैं। सर, वेलकम टू रेडियो सिटी। थैंक यू सत्या, थैंक यू सो मच। सर, एक्टिंग की तरफ ना आपका रुझाव कैसे हुआ? एक्टिंग की तरफ रुझान ऐसे हुआ कि रुझान कभी हुआ ही नहीं। और वो किस्सा ये है कि मैं बचपन से ही खुद को एक एक्टर और सिंगर मानता हूँ। बचपन से ही मैंने कभी भी ये नहीं सोचा, जैसे अक्सर मैं लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि मैंने ये देखा, ये प्ले चल रहा था, मैंने ये प्ले देखा तो मुझे लगा अरे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, है मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो ये मैं हर एक्टर को बोलते हुए सुनता हूँ, देखता हूँ, पर मेरे साथ यार ये हुआ ही नहीं कभी भी। मुझे शुरू से ना अपने अंदर ऐसा लगता था कि कोई एक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एक्टर है जो अंदर उछल कूद रहा है। समझ रही हैं आप? जी। मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर है साला वो, है वो उछल रहा है वो हमेशा उसने अपनी प्रेजेंस फील करवाई मुझे जब से मैंने होश संभाला। बल्कि उसके पहले हमेशा से उस एक्टर ने जो कि मेरे अंदर घुसा हुआ है। मैं कुछ भी करता था, मैं नॉर्मल वॉक कर ही नहीं सकता हूँ। मैं अलग अलग कैरेक्टर्स में अगर आप देखेंगी, मेरे वॉक सब में अलग रहते हैं। कैरेक्टर के हिसाब से वो नेचुरली बन जाता है वैसा वॉक, सेम वॉक नहीं रहता है मेरा। सब में वॉक अलग रहता है, आवाज़ अलग रहती है, बोलने का अंदाज़ अलग रहता है। हर कैरेक्टर में जितना भी मैंने अभी तक काम किया है, बबली बाउंसर जो मधुर भंडारकर सर ने मुझे फिल्म दी थी, उसमें जो साउंड रिकॉर्डिस्ट मुझे 10 साल से रिकॉर्ड कर रहा है वो मुझे नहीं पहचान पाया कि ये सेम एक्टर है। बबली बाउंसर में जो जग्गी पाजी का मैंने सरदार वाला कैरेक्टर किया है। तो मैंने कहना ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि जो ये एक्टिंग के प्रति रुझान वाली बात है, ये मेरे साथ कभी हुआ नहीं। शुरू से मुझे लगता है मैं पैदा हुआ हूँ एक एक्टर, तो एक्टर जो बंदा एक्टर पैदा ही हुआ है उसका क्या रुझान होगा, आप समझ रही हैं? जी। हर काम जो भी करता हूँ, चाहे चाय पी रहा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ, दौड़ लगा रहा हूँ, या क्रिकेट खेल रहा हूँ, या किसी से बात कर रहा हूँ, या कोई बुक पढ़ रहा हूँ, या पोइट्री लिख रहा हूँ, या कहानी लिख रहा हूँ, है या कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे लगता है कोई कैमरा ऑन है। वाह, ऐसा लगता है कोई कैमरा चल रहा है हर पल मुझे लगता है कोई कैमरा ऑन है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कभी भी ऑफ कैमरा हुआ हूँ लाइफ में। हमेशा मुझे लगता है कैमरा ऑन है। समझ रही हैं आप? तो ये सच्चाई है मेरी। कभी रुझान मेरा हुआ ही नहीं। सानंद जी, बट तब भी कभी ऐसा महसूस हुआ कि अब मुझे एक्टिंग शुरू करनी है? अंदर से लगा कि एक्टिंग शुरू करनी है। वैसे तो आप कर ही रहे, आपने कहा कि आप हर पल एक्टिंग करते हैं, पर प्रोफेशनली एक्टिंग कब करने का मन किया आपका? मन तो मेरा बहुत पहले से था जी। पर बहुत गरीब परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, और इस वजह से मेरे पिताजी बहुत महान लिटरेरी फिगर थे, साहित्यकार थे। कम से कम 25 किताबें उन्होंने लिखी हैं जो कि छपी हैं, वो प्रकाशित हैं। मेरे घर में हर हफ्ते कवि गोष्ठी हुआ करती थी और वही माहौल था। मैं बचपन में मुश्किल से कितना 13-14 साल का जब मैं था, मैंने कहानी लिख के भेजी थी और हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के एक बहुत बड़ी मैगज़ीन जिसका नाम नंदन था,
उसमें मेरी कहानी छपी थी और मुझे अच्छे खासे पैसे मिले थे उसके। आप मात्र 13 साल के थे। मात्र 13 साल का था और मैंने 3 कहानियाँ लिखी बैक टू बैक और तीनों उस पत्रिका में छप गई, तीनों कहानियाँ, और अच्छे खासे पैसे मिले मुझे। समझ रही हैं आप? तो मेरे घर में हमेशा यही साहित्य का माहौल था, पोएट्री का माहौल था, कहानी का, उपन्यास का, यही माहौल था। मेरे पिताजी प्रकाशक थे, हैं, वो किताब भी छापते थे, तो मैं किताब बेचने का भी काम करता था। मैं अपने पिताजी का राइट हैंड भी था, लेफ्ट हैंड भी था। समझ रही हैं आप? तो आर्थिक रूप से पिताजी को भी पैसा कमाने की कला जो है वो आती नहीं थी। वो बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे, साहित्यकार थे, लिखते थे किताबें, तो वो उन्हीं कामों में मशगूल रहते थे। और पैसा कमाने का जो एक टैलेंट होता है ना, वो उनमें नहीं था, मुझ में भी नहीं है, सच बता रहा हूँ आपको, मुझ में भी बिल्कुल नहीं है, मेरे पिताजी में भी बिल्कुल नहीं था। और इस वजह से ना हम लोग दिन रात बस यही सोचते रहते थे कि रोटी का जुगाड़ कैसे हो। समझ रही हैं आप? कैसे खाना आए घर में, हैं? तो जहाँ पर रोटी का जुगाड़ नहीं है वहाँ पर बंदा कैसे सोच ले कि वो एक्टर बनेगा। वो तो सिर्फ इस चक्कर में है कि भैया खाने पे कुछ मिल जाए, 2 जून की रोटी, 2 जून की रोटी मिल जाए, है ना? तो हम तो बस उसी में लगे रहे हमेशा, तो इस चक्कर में। लेकिन ये था कि मैं एक बहुत ही फास्ट लर्नर हूँ और मैंने हमेशा लगातार सीखा है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके, बहुत मेहनत कर करके मैंने सीखा है। तो मैं कभी भी ऐसे रेगुलर स्कूल कॉलेज नहीं गया हूँ। हालांकि मैं ग्रेजुएट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में मैंने ग्रेजुएशन किया। पर जैसे आम बच्चों की ज़िंदगी होती है ना कि वो गए स्कूल गए, कॉलेज गए, इसीलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो दोस्त होते हैं वो स्कूल कॉलेज टाइम के ही होते हैं। मैं गया ही नहीं हूँ स्कूल कॉलेज, है ना। अब मेरा जैसे मान लीजिए मैंने 10th का एग्ज़ाम जब दे रहा था, तो जब एग्ज़ाम का टाइम आता था उसके 5-10 दिन पहले गेस्ट पेपर हुआ करता था एक, जिसमें कि पिछले 5 सालों में जो जो सवाल आए थे, है ना, उसका वो सारा क्वेश्चन रहता था और उसके आंसर्स रहते थे। 5 साल का कलेक्शन रहता था, उसको गेस्ट पेपर बोलते थे। तो मैं 5-10 दिन पहले उस गेस्ट पेपर को उठाता था और उसको पढ़ के रट्टा मार लेता था। अच्छा। हाँ, और जाके एग्ज़ाम देता था और पास हो जाता था। यानी मेरे स्कूल में आप समझ लीजिए कि 500-550 के आसपास विद्यार्थी थे जिन्होंने 10वीं की परीक्षा दी थी, और उनमें से सिर्फ 37 छात्र पास हुए थे, और उन 37 छात्रों में से एक मैं भी था। सिर्फ 37? सिर्फ 37। और आप करस्पॉन्डेंट कोर्स कर रहे थे? नहीं, वो तो स्कूल था, रेगुलर स्कूल था। 10th की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, है वो, हाँ। तो लेकिन जाता नहीं था कभी, मैं स्कूल नहीं जाता था क्योंकि किताब बेचने से फुर्सत नहीं रहती थी। समझ रहे हैं आप? तो स्कूल जा नहीं पाता था। पर उस समय सरकारी स्कूल था, 100 साल पुराने स्कूल था, तो कोई ऐसा अटेंडेंस का ज़्यादा चक्कर नहीं था। तो मैं एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 5-10 दिन पहले वही गेस्ट पेपर उठाता था, रट्टा मार के एग्ज़ाम देता था, पास हो जाता था। मैं एक आध बार बीच में कभी कभार जब क्लास में जाता था तो मेरे क्लास टीचर को पता नहीं मेरे अंदर क्या नज़र आया कि उन्होंने बोला कि सानंद, उस समय मेरा सानंद नहीं, सुशील कुमार वर्मा नाम था। तो उन्होंने बोला कि तुम ना वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लो। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा, हालांकि मैं ना के बराबर, यानी आप ये समझ लीजिए कि पूरे महीने मुश्किल से 4 या 5 दिन स्कूल जा पाता था, मुश्किल से पूरे महीने 4-5 दिन। जिम्मेदारी, हाँ, जिम्मेदारी, घर का खर्चा, दुनिया भर की बातें थी, तो मैं जाता ही नहीं था स्कूल। लेकिन उन्हीं 4-5 दिनों में मेरे क्लास टीचर ने पता नहीं मुझ में क्या देखा। मेरा स्कूल जो है ना, वो यानी अंग्रेज़ों के ज़माने का स्कूल है। 1889 में वो फाउंड हुआ था वो स्कूल, 1889 में। हाँ, और आप समझ लीजिए कि 100 साल हो गए थे। 100 साल से हमारा स्कूल जो है वो डिबेट, इंटर स्कूल डिबेट करवाता था स्टेट लेवल का, है, वाद विवाद प्रतियोगिता हिंदी में बोलते हैं उसको। और वो प्रतियोगिता जो है वो हमारा स्कूल कभी जीता ही नहीं था। यानी आप समझ लीजिए कि 100 साल से करवा रहा था मेरा स्कूल ये प्रतियोगिता, पर कभी नहीं जीता एक बार भी। सारे बड़े बड़े स्कूल के आते थे, कॉन्वेंट वाले सब आते थे। मेरा सरकारी स्कूल था, उसका नाम ही था PN एंग्लो संस्कृत स्कूल। मेरे स्कूल का नाम था, ओके, हाँ, PN एंग्लो संस्कृत स्कूल, 1889। अब डॉन बॉस्को और ऐसे बड़े बड़े जो कॉन्वेंट स्कूल थे ना, वहाँ से आते थे बड़े बड़े विद्यार्थी, सब अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं, और वो सब आके जो है वो जीत के चले जाते थे। हम कभी भी जीते नहीं। मेरे क्लास टीचर ने मुझे बोला कि यार ये 100वां साल है और हम चाहते हैं कि तुम इस बार हिस्सा लो इसमें। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा, जबकि ना के बराबर मैं स्कूल जाता था। मैंने कहा ठीक है। मेरी जो किताब की दुकान थी,
किराए पे एक किताब की दुकान पिताजी ने ले रखी थी, वो स्कूल के ठीक सामने थी। ओके। हाँ, तो मैंने उस वाद विवाद प्रतियोगिता की तैयारी की और पहली बार ऐसा हुआ कि 100 साल का इतिहास जो है वो बदल दिया मैंने और वो प्रतियोगिता जीत ली। क्या बात है। हाँ, तो मैं स्कूल भले नहीं गया हूँ पर आज भी मेरे नाम की ट्रॉफी वहाँ रखी हुई है अरे जो मैंने जीती पूरे बिहार के लेवल पे, स्टेट लेवल पे वो हुआ स्टेट था। लेवल पे, हाँ, बड़ी बात है। हाँ, और वो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा स्कूल जीता। तो भले मैं स्कूल नहीं गया फिर भी वहाँ पे यानी ऊपर वाले ने शायद, पहचान। हाँ, ऊपर वाले ने ना वो होता है ना कि नसीब की बात है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भगवान फिट करके भेजता है इंसान को ज़मीन पे कि वो चीज़ कर देता है ना। जी जी। तो वैसा हो गया। तो कहना मैं यही चाह रहा हूँ बेसिकली कि मेरे मन में कभी भी ये नहीं था कि मुझे एक्टर जो है अब एक्टिंग के लिए ट्राई करना है, वो जी। कभी भी नहीं आया मेरे मन में। और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैं लगातार लगा रहता था अपने घर मेहनत को करने चलाने में। में। जी। 8 साल की उम्र से मैं अपना घर चला रहा हूँ। 8 साल की हाँ, उम्र। जी। हम तो खेलते थे, मतलब हाँ, हमारा मैंने बचपन नहीं तो खेला है कुछ, मैंने बचपना नहीं देखा है, समझ रही हैं आप? तो मैं लगातार काम करता रहा हूँ, लगातार बाकी के लोग अगर 8 घंटे काम करते हैं तो मैं 22 घंटे काम करता हूँ। और शायद यही वजह है कि मुझे कामयाबी मिली और मैं हमेशा लगातार सीखता रहता हूँ। मैं एक लर्नर हूँ, समझे? मैं लगातार सीखता हूँ, हर चीज़ देखता हूँ, समझता हूँ और उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो एक्टिंग का तो बस यही हुआ कि मेहनत करते फाइनली एक बहुत बड़े एमएनसी में बहुत हाई लेवल पे मैं चला गया। भाई हमारा यही था कि पटना से मुंबई का फिर किस तरीके से आपका रुख किया आपने, कैसे इस हो रहा है? एक्चुअली मेरे पिताजी का जो बिज़नेस था वो फ्लॉप हो गया था ओके। और उन्हें पटना छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि फ्लॉप हो गया था और कर्जा हो गया था उनके ऊपर काफ़ी। तो उनको भागना पड़ा, तो वापस भाग के हम दिल्ली आ गए। मेरा बेसिकली मैं दिल्ली और बिहार का मिक्सचर हूँ। हाँ। मेरी पैदाइश हुई पटना में। जब मैं 3-4 महीने का बच्चा था जी। तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में मैं तकरीबन 7.5 पौने 8 साल तक रहा। तो प्राइमरी एजुकेशन जो मैंने थोड़ा बहुत किया वो दिल्ली में दिल्ली। किया। उसके बाद वापस पिताजी जो हैं वो पटना आ गए। तो ओके। पटना नहीं आए, पहले वो गए मोतिहारी ओके। और गाँव गए क्योंकि उनके जो भाई लोग थे उन्होंने उनके हिस्से की ज़मीन को हथिया लिया था। तो वहाँ पे जाके अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के चक्कर में वो वहाँ पे जाके किसानी करने लगे अपनी ज़मीन पर, उनके हिस्से की जो ज़मीन थी। बोला भैया मैं आ गया हूँ, ये मेरी ज़मीन है, तुम लोग भाइयों संभालूंगा। हाँ, भाई लोग जो हैं वो हड़प रहे थे पापा की ज़मीन। तो उस खेती के टाइम पे उस समय मैं तकरीबन 8 साल का था, तो पिताजी के साथ मैं खेत में बैठ के काम करने लगा। जोतना एंड ऑल। हाँ, अरे बाप वो रे। सब करने लगा। तो सर पे गट्ठर ले लेके पूरा 6-6 किलोमीटर मैं जाता था धूप में सामान लेके, 8 साल का बच्चा। और बिहार की, मतलब मोतिहारी की गर्मी। हाँ, वहाँ की गर्मी। तो हमारा गांव था रामनगर, अच्छा। जो कि धनौजी बाज़ार पड़ता है और वो तो रामनगर पूर्वी चंपारण ज़िला था। हाँ, उसमें रामनगर गांव था। तो वो हुआ, फिर पिताजी जो है वो चुनाव लड़ने लगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। मेरी माँ कहती है कि चुनाव लड़ते समय पिताजी ने माँ से कहा था कि मैं ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि चंदे का कुछ पैसा मिले और घर चले तो दिमाग में वही था कि घर चलाना था कैसे भी। घर चलाना। तो पिताजी जो है बेचारे वो अपना चुनाव लड़ रहे थे कि उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई। मुझे याद है कि मैं पिताजी का चुनाव प्रचार किया करता था, छोटा सा बच्चा 8 साल का, मैं रिक्शे पे बैठ के मैं बोलता था, मुझे आज भी याद है, मोतिहारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार महाकवि राज नारायण वर्मा को भारी मतों से विजयी बनाएं, ये मैं बोलता था, मुझे आज भी याद है। मेरी माँ जो है वो रात के 2 बजे जाती थी और वो चौक से दीवार पे लिखती थी कि राज नारायण वर्मा को वोट दें, हैं, ये मेरी माँ करती थी। और फाइनली ये हुआ कि उनकी ज़मानत जो है वो ज़ब्त हो गई। उसके बाद फिर हम पटना आए। पटना में मेरे पिताजी ने अपना जो उनका पुराना बुक पब्लिकेशन था, किताब छापने का जो बिज़नेस था, प्रकाशन, उसको उन्होंने रिवाइव किया। फिर उसमें मैं किताब बेचने लगा उनके साथ। तो मैं, वो कम जाते थे क्योंकि उनकी एज ज़्यादा थी और मैं ही उनका सब करता था, इकलौता स्टाफ मैं ही था, तो मैं ही पूरा जाता वाता रहता था। तो वो सब करते थे। फिर बीच में एक आध नाटक वाटक का मौका मिला तो कुछ नाटक के लिए प्रकाश झा जो फिल्म मेकर हैं आश्रम के, उन्होंने उनके संरक्षण में एक मोबाइल थिएटर करके एक ग्रुप था, तो उसके तहत एक हमने स्ट्रीट प्ले किया था सफदर हाशमी का, औरत नाम था उस प्ले का, तो वो प्ले किया। फिर एक और प्ले किया, लाल उसका नाम था, उसमें लाल में ही बना था, टाइटल रोल मैंने किया था। उसके बाद एक और कहीं धूप कहीं छाँव किया, जो कि
एक ड्रामा कंपटीशन में उसका पार्टिसिपेशन हुआ था और मोर देन 100 एक्टर्स थे जिनके साथ कंपटीशन हुआ था और मैं उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मुझे मिला था, ओ जो कि मैंने यानी वही 12 साल का रहा होऊंगा और मैंने 70 साल के मुनीम का रोल किया था उसमें। 12 साल के बच्चे ने 70 साल का 70 साल का बुड्ढे मुनीम, का, हाँ, रोल किया और था। आपने कहीं से भी पढ़ाई भी नहीं करी एक्टिंग की, कुछ थिएटर नहीं, क्लास नहीं है आप? मैंने कहा ना मेरे अंदर एक एक्टर है, वो उछलता कूदता रहता है। हाँ, मैंने कुछ नहीं सीखा है। Okay, कुछ नहीं गजब। सीखा, मैं कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, मुझे को कुछ पता नहीं, समझ रही हैं आप? लेकिन है, कोई है अंदर मेरे, वो सब कांड करता रहता है। आप समझ रही हैं मेरी बात? ये बिल्कुल। चक्कर है। हाँ, तो फिर आपका फिर पटना में फिर से पब्लिकेशन स्टार्ट किया गया? हाँ, पब्लिकेशन स्टार्ट किया गया, फिर वापस फ्लॉप हो गया वो। तो जब फ्लॉप हुआ, कर्जा हो गया पापा पे, फिर हम भागे, दिल्ली आ गए वापस। अब दिल्ली आके पिताजी जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक पत्रिका शुरू की, सदाशिव उस पत्रिका का नाम था। और मैंने जब पटना में था तो मैं कहानियाँ लिखता था और मेरे पिताजी जो हैं वो सप्ताह में एक बार कवि गोष्ठी करते थे और बहुत सारे कवि आया करते थे हमारे घर। और मेरे पिताजी मेरी माँ से कहते थे कि जाओ उधार मांग के लाओ पड़ोसी से पैसा, इन लोगों को समोसे खिलाने हैं, जो कवि आते थे। तो ऐसे हमारे पिताजी जो थे ना, वो इतने महान, इतने ज़्यादा समर्पित साहित्यकार थे कि कवि गोष्ठी उनको हर हफ्ते करवानी थी और उस कवि गोष्ठी में जो कवि आते थे तो उधार पैसा मांग के चाय और समोसे का जुगाड़ होता था। समझ रही आप? मेरे पिताजी एक और महान काम करते थे, मेरी माँ से वो ये भी कहते थे कि पड़ोसी से पैसे ले आओ, अमिताभ बच्चन की नई पिक्चर आई है। ये भी कहते थे। तो हम उधार मांग मांग के पिक्चर देखने वाले और कवि गोष्ठी करवाने वाले लोग हैं, समझ रही हैं आप? कमाल। तो ये सारे लफड़े बहुत हुए और वही पटना में मैंने, जब मैं अपना 10th कर रहा था, 10th और 12th मैंने पटना से किया, जी। तो उसी दौरान मैंने ये 3 नाटक किए जो मैंने आपको बताया और बाकी काम तो कर ही रहा था। एक अपना मुझे संगीत का बहुत शौक था, तो मैं गाना भी गाता था और एक हारमोनियम का जुगाड़ कर लिया था मैंने, तो गाना, तबला, पहले तबला बजाने लगा था मैं। हाँ, मुझे पिताजी बहुत प्रमोट करते थे, वो कहते थे कि हरिवंश राय बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन बना, मैं बहुत महान कवि हूँ, मेरा बेटा जो है वो बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। और मेरे अंदर सिंगिंग का भी टैलेंट था, तो हमेशा मुझे बोलते थे गाओ, एक्टिंग करो, नाच के दिखाओ, उधर से एंट्री मारो, ये सब पूरा प्रमोट करते थे मुझे वो। हाँ, लेकिन अपने बीच ही, बाहर नहीं, अपने बीच ही। तो मैं वो तबला शुरू में सीखने लगा, फिर हारमोनियम तो कुछ गाने वाने लगा, वो सब करता रहा। फिर फाइनली मैंने कहानियाँ लिखी। मेरे पिताजी उपन्यास बहुत पढ़ते थे, जासूसी उपन्यास, सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा, ये सब पुराने जो मोटे मोटे नॉवेल आते थे ना, तो वो बहुत पढ़ते थे। और उस समय ना 25 पैसे लगते थे, भाड़े पे मंगाते थे उपन्यास। तो मैं जाता था उपन्यास लेने। जब मैं जाता था उपन्यास लेने के लिए तो वो ओनली फॉर एडल्ट्स रहता था और मैं बच्चा था, पर मैं रोड पे 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर जाता था और उतना ही वापस आता था, यानी 6-7 किलोमीटर का मेरा जर्नी था, जो कि मैं किताब को लेके, पिताजी ने पढ़ लिया, उसके बाद मैं जाता था किताब वाले को देने के लिए और नई किताब लेने के लिए, है ना, किताब वाले को देने के लिए और नई किताब लेने के लिए मैं जाता था। तो तकरीबन 6.5-7 किलोमीटर की वो जर्नी थी। तो जाते समय वो ओनली फॉर एडल्ट्स जो बुक होती थी वो मैं पढ़ता रहता था, फिर आते समय भी पढ़ता रहता था। तो मैं 6.5 किलोमीटर का जो जर्नी था बेसिकली, वो थोड़ा मेरा लंबा हो जाता था क्योंकि मैं पढ़ते हुए जाता था रोड पे, हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मैंने ना पहले कहानियाँ लिखी, 3 कहानियाँ लिखी, वो तीनों नंदन में छप गई, जो कि चिल्ड्रंस मैगजीन थी। फिर मुझे लगा कि मैं बहुत महान लेखक बन गया हूँ, है, तो अब मैं उपन्यास लिखूंगा। तो मैंने ना 3 उपन्यास लिख लिए, 1000 पेज। ये एहसास किस उम्र में हुआ कि आप महान? 14 साल की उम्र में। हाँ, उसके बाद मैंने ना 3 उपन्यास लिख लिए 1000 पेज के। फिर मुझे लगा कि यार मैं इससे कहीं ज़्यादा बेहतर लिख सकता हूँ, तो मैंने उन तीनों उपन्यासों को फाड़ दिया और फिर चौथा उपन्यास लिखना शुरू किया। उसका नाम था नारद नदारद। हैं, नारद नदारद लिखना शुरू किया। तकरीबन 60 पेज पूरे हुए थे, तब तक पिताजी को पटना से नदारद होने की नौबत आ गई, हैं, क्योंकि वो बेचारे संभाल नहीं पाए फिर से। हाँ, तो हम लोगों को भागना पड़ा वहाँ से। और उसी दौरान मैंने जो कहानियाँ लिखी थी वो नंदन में, जो कि बहुत बड़ी मैगजीन थी उस ज़माने में, वो बहुत बड़ी मैगजीन हुआ करती थी, नंदन। हाँ, उस ज़माने में 3 मैगजीन थी जो कि बहुत फेमस थी, चंपक, नंदन और पराग, ये 3 मैगजीन्स थी। 2 पढ़ी हमने शुरू वाली, चंपक और नंदन। तो मैं नंदन में कुछ कहानियाँ मेरी छपी चुकी थी। तो जब हम लोग वापस आए दिल्ली, तो पिताजी ने प्रकाशन अपना ये पत्रिका शुरू की और मैं एक अखबार में गया और वहाँ पे मुझे वो मैंने दिखाया उनको कि नंदन में कहानियाँ छपी हैं मेरी, ये सब। हाँ, और मैं, क्योंकि पिताजी का प्रकाशन था, तो मैं प्रूफ रीडिंग करता था
हैं, तो प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छी करता था मैं। तो जब मैं वहाँ गया तो पता चला कि वहाँ के प्रूफ रीडर जो हैं वो नहीं है, वो उनकी वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो वो छुट्टी पे हैं। तो मुझे लीव वैकेंसी पे तरुण विजय ने, जो कि उस समय संपादक थे उस अखबार के, बहुत बड़ा अखबार था वो, तो और संपादक थे उसके, तो उन्होंने मुझे लीव वैकेंसी पे प्रूफ रीडर का जॉब दिया। 15-20 दिन बाद वो अपना वापस आए। जो वो वापस आ गए, जो हमारे प्रूफ रीडर थे। लेकिन उसके पहले 15-20 दिन में इतना चमत्कार हुआ था मेरी प्रूफ रीडिंग की वजह से कि जो बड़े बड़े मेंटोर थे हमारे अखबार के, उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो गया, एकदम गलती ही नहीं रहती है। हाँ, तो तरुण जी ने कहा कि वो एक नया बच्चा आया है, वो पढ़ता है Proofreading। और बिल्कुल गलती नहीं रहती है। हाँ, तो मुझे बुलाया भी था, जो हमारे मेंटोर थे उन्होंने बुलाया था, भानु प्रताप शुक्ल नाम था उनका। जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, बोला था बेटा बहुत अच्छा काम करते हो तुम, ये सब उन्होंने बोला था। फिर जब हमारे प्रूफ रीडर साहब आ गए तो मैं गया तरुण जी के रूम में, मैंने कहा कि आ गए सर। हाँ, तो और उन्होंने साफ साफ बोल दिया था तरुण जी ने कि तुम तो बस जब करोगे। तक वो नहीं आ जाते हैं तभी तक तुम हो, उसके बाद तुमको जाना है। क्योंकि मैं लीव वैकेंसी पे था ना, तो जब हमारे ओरिजिनल प्रूफ रीडर आ जाएंगे देन यू विल हैव टू गो। है, ये उन्होंने बोला था। जब ओरिजिनल प्रूफ रीडर आए तो मैं तरुण जी के रूम में गया, मैंने कहा कि वो आ गए। तो उन्होंने इंटरकॉम उठाया और सुभाष नाम के हमारे एक कुलीग हुआ करते थे पत्रकार, तो उन्होंने बोला कि सुभाष आज से गौतम जी जो हैं वो फर्स्ट रीडिंग करेंगे और सानंद फाइनल रीडिंग करेगा। तो यानी जो इतने दिग्गज प्रूफ रीडर थे हमारे, जो कि पिछले 35 साल से पढ़ रहे थे प्रूफ, उनके ऊपर मुझे बिठा दिया उन्होंने। हाँ, और 15 दिन बाद एक विशेषांक, हर 3 महीने पे एक विशेषांक आता था, स्पेशल एडिशन। ओके। उसमें उन्होंने संपादक मंडल में मेरा नाम डाला। मैं अंडर ग्रेजुएट था उस समय। अभी आपने ज्वाइन ही किया है। हाँ, इतना अच्छा उनको मेरा काम लगा। तो फिर मेरी पत्रकारिता जो है वो काफ़ी फेमस होने लगी। मैंने काफ़ी आर्ट एंड कल्चर बीट को कवर किया, बहुत कुछ किया। फिर दैनिक जागरण ज्वाइन किया मैंने उसके बाद, हाँ, वहाँ पे काम किया, क्राइम बीट भी कवर किया। फिर पिताजी का निधन हो गया दिल्ली में, जी। और उसके पश्चात मैं मुंबई आ गया। फिर यहाँ पर भी जर्नलिज्म से ही शुरुआत की मैंने। जी। यहाँ पे आते ही मुझे अगले ही दिन नौकरी मिल गई। अच्छा, बिना नौकरी के यहाँ आए थे? बिना नौकरी के आया था, 100 रुपये लेके, और एक दवाई की फैक्ट्री में सोया था 15 दिन में, है, जिसमें कि सिर्फ एक बंदे के लेटने की जगह थी, बाकी चारों तरफ जो है वो दवाइयाँ रखी हुई थी, और इतनी बदबू आती थी क्या बताऊँ आपको। तो वहाँ पे मैं 15 दिन तक वहाँ सोया। उसके बाद फिर एमएलए हॉस्टल में मुझे संजय निरुपम जी ने घर दिलवा दिया, यानी कमरा दिलवा दिया, जहाँ पे प्रेम शुक्ला और मैं, हम 2 लोग जो हैं वो रूम शेयर करते थे एमएलए हॉस्टल चर्च गेट में, वहाँ पे हम रहते थे। तो मैंने आते ही मुझे अगले दिन ही नौकरी दे दी श्री संजय निरुपम जी ने, जो कि उस समय कार्यकारी संपादक थे एक अखबार के। ओके। हाँ, तो उन्होंने नौकरी दे दी। उसके बाद फिर दोपहर का सामना हुआ, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिफ्ट हो गया मैं। तो फिर मैं फेस टू फेस नाम की एक मैगज़ीन थी, तो जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं वैसे ही मैं इंटरव्यू लेता था लोगों के। उस दौरान मैं महमूद भाईजान के का इंटरव्यू लिया मैंने। अरे। हाँ, इतने महान कॉमेडियन थे, उनका इंटरव्यू उनके घर पे जाके लिया। हाँ, फिर बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया मैंने। दिलीप साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। क्या बात। हाँ, मुझे याद है आज भी, देवानंद साहब से बात हुई थी। तो आप एंटरटेनमेंट बीट कवर कर रहे थे? एंटरटेनमेंट बीट कवर मुंबई कर रहा में? था। फेस टू फेस करके एक मैगजीन था, हाँ। जिसमें के बॉलीवुड के जो एक्टर्स थे Celebrity। उनसे बात हम किया करते थे, और मैं ही जाके इंटरव्यू लेता था। तो वहाँ काम किया मैंने। फिर धीरे धीरे मल्टीनेशनल कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनियाँ मुझे फाइनली, क्योंकि मैं, मेरा ये स्टाइल रहा है कि मैं बहुत काम करता हूँ, मैं वर्कहॉलिक हूँ बेसिकली, मैं बहुत काम करता हूँ। जिद से काम करते हैं, हाँ, बस करना है। जी 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 जी, और लगातार सीखना है, वो मेरा एटीट्यूड रहता है। तो इस वजह से मुझे बहुत कामयाबी भगवान ने दी, और मैं एक बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गया। और उसके बाद फिर मुझे यही लगा कि भाई कब तक, अब ये एमएनसी में नौकरी तो हम कर रहे हैं, कॉरपोरेट में एक बहुत बढ़िया मुकाम मुझे मिल गया। अगर मैंने वो नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज शायद मेरा पैकेज 5 करोड़ के आसपास होता। इतना ज़बरदस्त पैकेज होता, क्योंकि मेरा जो ग्रोथ रेट था वो अनबिलीवेबल था। मैंने जब नौकरी शुरू की थी तो 17,000 सैलरी थी मेरी, जो मेरी आखिरी नौकरी थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नौकरियाँ तो बहुत की हैं मैंने। 17,000 रुपए की आपने शुरुआत की थी मुंबई में? हाँ, मुंबई में, यानी जो आखिरी नौकरी थी। आखिरी नौकरियाँ तो बहुत की मैंने ना मुंबई में। दोपहर का सामना में की, दैनिक जागरण में की, हिंदुजाज में की, उसके पहले टाइम वीडियो में की, नौकरी बहुत की मैंने। लेकिन जो आखिरी नौकरी थी
उसमें मेरी शुरुआती सैलरी 17,000 थी और 7 ईयर्स में वो सैलरी 3.5 लाख हो गई। तो आप सोचो मेरा जो ग्रोथ का रेट है कितना बहुत ज़्यादा हाई है ना। तो अगर मैं 15 साल से फुल टाइम प्रोफेशनल एक्टिंग कर रहा हूँ, जी। तो अगर मैं 15 साल तक उसी कंपनी में रहता तो आज की डेट में 5 करोड़ सैलरी होती मेरी, आराम अगर आप से। कैलकुलेट करें तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। हाँ आपका ग्रोथ ऐसा है कि धीरे धीरे से ऐसे सीधे जी ऊपर। हाँ। तो मेरा बस वही था कि वो नौकरी मैं कर रहा था, सेटल्ड था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन मुझे फिर डिप्रेशन बहुत होने लगा। मुझे लगा कि यार मैं कलाकार हूँ, मैं परफॉर्मर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मेरे अंदर का एक्टर पागल हो रहा था, समझ रही हैं आप। ये वो वक्त था जब हाँ आपको महसूस हो रहा था कि अब तो बस हो गया, बस बहुत हो शुरू। गया यार। तो फिर मैंने घर वर जो है, मेरा एक घर था, बंगलो था, उसको मैंने लोन पे लिया हुआ था। तो मैंने नौकरी बेसिकली, आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि मुझे फाइनली मेरे बॉस ने बोला कि यू शुड पुट इन योर पेपर्स, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस था। तो मेरे काम पे इफेक्ट होने लगा। वो एक बंदा जो पागलों की तरह मेहनत कर रहा है, अचानक वो डिप्रेस हो गया इतना कि उसके काम दिखने लगा कि यार ये क्या हो काम गया पे इसको। असर आने हाँ लगा। बहुत ज़्यादा असर आ गया। तो आई वॉज आस्क्ड टू गो। तो फिर मैंने 3 महीने का नोटिस सर्व किया और जो पैसे मुझे यहाँ अपना प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी वगैरह के जो पैसे मिले, वो सारे पैसे मैंने अपने बंगलों में लगा दिए, क्योंकि उसको लोन फ्री कर लिया मैंने कहा बॉस, मुंबई में किसी का 1 रूम किचन 1 बेडरूम हॉल किचन हो जाता है तो वो इतना प्राउड हो जाता है, यार हमारा अपना घर हो गया 1 बेडरूम। या तो साला इतना बड़ा मैंने बंगला बना लिया है जो कि पोटेंशियली 10,000 स्क्वायर फीट का घर बन सकता है। अगर मैं म्यूनसिपैलिटी का अप्रूवल ले लूँ, आई कैन बिल्ड अ 10,000 स्क्वायर फीट हाउस, यू नो। तो इतना बड़ा ये घर है, तो इसको छोड़ना नहीं है। तो सारे पैसे जो मुझे नौकरी से मिले थे, FN और सब कुछ पूरा। वो सब मैंने डाल दिया होम लोन में, उसको लोन फ्री कर लिया घर को। फिर गाड़ी बेचने की नौबत आ गई, क्योंकि मेरे पास EMI भरने के पैसे बचे नहीं थे, सारा पैसा उसमें लग गया था। तो मैं बेसिकली आई केम बैक टू स्क्वायर वन। आप समझ रहे हैं, मेरे पास कुछ बचा नहीं। पॉइंट से फिर से हाँ, फिर से एकदम रीस्टार्ट किया, रीबूट किया खुद को पूरी तरह से। गाड़ी को मैंने बेचा, फिर मैं ट्रेन में चढ़ने गया तो ट्रेन में चढ़ नहीं पाया, फिर मैं बस में चढ़ने गया तो बस में एक बार सिर्फ चढ़ा, वापस आया तो गिर गया, मेरा घुटना छिल गया। मैंने कहा कि अब ना बस में जाऊंगा ना ट्रेन में जाऊंगा। ऑटो के लिए, टैक्सी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं सुबह 6 बजे उठता था, पैदल जाता था मीरा रोड से अंधेरी 25 किलोमीटर। हाँ, फिर वहाँ पे जाके 1 घंटे तो स्टोन्ड बैठा रहता था। उसके बाद फिर मैं ऑडिशंस देता था, मीटिंग करता था, उसके बाद फिर वापस पैदल आता था, क्योंकि मैंने कसम खा ली थी कि मैं नहीं बैठूंगा अभी बस और ट्रेन में। हाँ, और पैसे थे नहीं मेरे पास टैक्सी और ऑटो के। तो मैं पैदल डेली लगभग 50 किलोमीटर चलता था। और उस दौरान मैं ऑब्जर्व करता था चीज़ों को, लोगों को देखता था। कभी कोई टमाटर बेच रहा है, कोई ऑटो वाला है, कोई पेडेस्ट्रियन है जो पैदल जा रहा है, कोई 2 दोस्त हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में जा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे लाइफ के सिचुएशंस को मैं देखता था, ऑब्जर्व करता था और अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता था, यू नो। तो मैंने ये काफ़ी समय तक किया। लेकिन ये था, ऊपर वाला बहुत ज़्यादा दयालु है कि 6 महीने के अंदर मैं एडवर्टाइजिंग का स्टार बन गया और मेरे कुछ एड्स बहुत ज़्यादा हिट हो गए, जिसके ऊपर कॉन्टेस्ट वगैरह भी बने, बहुत हिट हो गए। जैसे आइडिया वाला ऐड, थैंक्स टू मिस्टर अमित शर्मा, जिन्होंने बधाई हो डायरेक्ट किए, मैदान डायरेक्ट किए, उन्होंने मुझे मौका दिया इनिशियल स्टेज में। गजराज राव सर ने मुझे मौका दिया और मैंने 4 साल में 350 ऐड फिल्में की हैं मैंने। और फिर पहला आपको सीरियल कब मिला? सीरियल मैंने 15 सीरियल किए हैं भाभी जी घर पर हैं से पहले, पर मैंने ये सोच लिया था कि मुझे फिल्म एक्टर बनना है, टीवी एक्टर नहीं बनना है। तो इसलिए मैं 3-4 दिन का जो कैमियो आता था वो कर लेता था। एक शो था FIR, उसके डायरेक्टर थे शशांक बली, सेम डायरेक्टर जिन्होंने भाभी जी घर पर हैं डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूसर्स भी सेम। तो उसमें ना चंद्रमुखी चौटाला का कैरेक्टर बड़ा हिट था, कीकू शारदा वगैरह भी उसी शो से आए हैं। सारे बड़े बड़े कमेडियंस जो हैं, दिलीप जोशी जो अपने तारक मेहता में हैं, वो उसी से आए हैं। वो भी उन्होंने भी किया। हाँ, दिलीप जोशी ने भी किया है। FIR? हाँ, किया है दिलीप जोशी ने FIR। ओके। हाँ, किया उन्होंने, तारक मेहता वाले उन्होंने FIR किया है। तो उसमें मैंने 100+ एपिसोड्स किए, क्योंकि उसमें प्रोस्थेटिक मेकअप होता था, तो मेरा चेहरा जो रियल है वो एक्सपोज नहीं होता था। तो उसमें कुछ भी गेटअप ले लेता था मैं, दाढ़ी मूछ लगा के, कुछ भी, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी साधु बन गया, है ना, कभी 70 साल का बूढ़ा बन गया, इस टाइप से। तो वो मैंने 100+ एपिसोड्स किए। बाकी सब मैंने कैमियोज़ किए, क्योंकि मुझे
टीवी एक्टर नहीं बनना था, मुझे फिल्म एक्टर बनना था। और मेरे मन में ये बात थी कि एडवर्टाइजिंग करते करते मैं फिल्मों में स्विच कर सकता हूँ आसानी से। ओके, तो ये मेरे लिए ईजी था, क्योंकि टीवी एक्टर को नॉर्मली एक शाहरुख खान सर का एग्जाम्पल बहुत पुराना हो गया था, फौजी। हालांकि वो भी फौजी वगैरह से आए थे, पर वो बहुत एग्जाम्पल पुराना हो गया था। और मुझे बमन ईरानी सर ने खुद बोला था, बमन ईरानी सर के साथ मैं एक एड कैंपेन कर रहा था, उन्होंने खुद बोला था, यार सानंद, कोई मेरे लिए थिएटर में क्यों जाएगा टिकट का पैसा खर्चा करके, अगर वो डेली मुझे टीवी पे देख रहा है तो। बिल्कुल। अगर टीवी पे कोई शो आता है उसमें वो मुझे अगर डेली देख रहा है फ्री में घर में बैठ के, तो वो क्यों आएगा थिएटर में टिकट खरीद के पैसा खर्चा करके, हैं? तो बात मेरे दिमाग में घुसी हुई थी कि अगर मैं टेलीविज़न में कोई कंटिन्यूटी या कैरेक्टर करता हूँ तो फिल्म स्टार बनना मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये एक स्ट्रेस था मेरे मन में। लेकिन जब भाभी जी के लिए मुझे ऑफ़र आया, एक तो शशांक बली बहुत महान स्टोरी टेलर हैं, बहुत ग्रेट लगते हैं मुझे वो, तो वही डायरेक्ट करने वाले थे, तो आई लव हिम, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जो मनोज संतोषी राइटर थे वो बहुत अच्छे थे, उनको मैं जानता था बहुत पहले से, तो मुझे पता, और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था भाभी जी घर पर रहेगा। मेरा जो कैरेक्टर था वो बहुत अनयूजुअल था, आज तक कभी भी वर्ल्ड टेलीविज़न में ऐसा कैरेक्टर नहीं आया अनोखे लाल सक्सेना का, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। और उस समय जो दो बातें हुई थी, एक तो सुशांत सिंह राजपूत जो कि पटना से ही थे, मैं भी पटना से हूँ, तो सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो पवित्र रिश्ता करते थे, 6 साल तक उन्होंने किया था, वो टीवी स्टार थे और उन्होंने काय पोछे की थी और ओवरनाइट फिल्म स्टार बन गए थे। एक तो ये हुआ था। दूसरा, मिस्टर अमिताभ बच्चन ने एक सीरियल किया था, उसका नाम था युद्ध, उसमें उन्होंने फिक्शनल कैरेक्टर किया था। मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन सर जो हैं वो अगर फिक्शनल कैरेक्टर कर सकते हैं टेलीविज़न पे आके, और सुशांत सिंह राजपूत टीवी स्टार से ओवरनाइट फिल्म स्टार बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। और ये कमाल का रोल है, डायरेक्टर कमाल के हैं शशांक बली, तो मैंने उसको हाँ बोल दिया। तो पहली बार मैंने ये सोच के भाभी जी घर पर हैं को हाँ बोला, और मैं बहुत लकी हूँ कि वो इतना सक्सेसफुल हुआ और कल्ट शो बन गया। तो मेरी वही मैं बोलता हूँ, ये किस्मत की बात है, कुछ अच्छे कर्म मैंने किए होंगे पिछले जन्म में। अगर 2000 लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाह रहे हैं तो सबके साथ फ़ोटो खिंचवाऊंगा। मैं फैंस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे लिए भगवान की तरह हैं। शाहरुख खान सर के लेवल का सुपरस्टार बन जाऊँगा, मैं चॉपर से आऊँगा नायगांव, भाभी जी कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो एक्टिंग से ज़्यादा मुश्किल काम कुछ नहीं है इस दुनिया में। आपको अपनी खुदाई, आपको बेखुद हो जाना है। मैं इरफान खान सर का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि नहीं है और कोई। हैप्पीनेस के लिए इफ़ यू आर डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स देन इट्स अ प्रॉब्लम। आमिर खान सर ने टाटा स्काई के ऐड में जब पैकअप हो गया था तो मुझे याद है 50 मीटर दूर से दौड़ते हुए आए थे मेरे पास, मेरे गले मिले थे, बोले थे इट वॉज ग्रेट टू वर्क विथ यू सन। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।